बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लासेस के अंदर बेटा हमने रीवैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट के ऊपर बात की, उसके बाद उसकी यूजफुल लाइफ के मुतालिक कुछ डिस्कशन हुआ हमारा। अच्छा, आज हम बात करने जा रहे हैं जनाब के इंटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ डिटरमाइन कैसे होगी। देखें, सबसे पहले अपने पैराग्राफ 94 जो बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है कैप के अंदर। और द यूजफुल लाइफ ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट दैट अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट, यानी कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर, खासतौर पे लाइसेंस। तो वो इंटेंजिबल एसेट जो कॉन्ट्रेक्चुअल या अदर लीगल राइट्स की बिना पर क्या हो रहे हैं, अराइज हो रहे हैं, शैल नॉट एक्सीड द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट्स। ठीक है, यानी कि उस इंटेंजिबल एसेट की जो यूजफुल लाइफ होगी वो उस कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड या लीगल राइट के पीरियड से ज्यादा नहीं हो सकती। समझे बात को? इसका मतलब क्या हुआ? मिसाल के तौर पर आपको गवर्नमेंट ने फिशिंग लाइसेंस दिया है 10 साल के लिए, तो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड कितना हुआ बताइए जरा मुझे सब लोग। 10 साल, गुड, जबरदस्त। लेकिन जिस दरिया का या समंदर का फिशिंग लाइसेंस गवर्नमेंट ने दिया है वहां पर इतनी मछलियां हैं कि आप 15 साल तक उसका इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकते हैं। तो सवाल यह है कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट आप ज्यादा में ज्यादा कितने साल का इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकते हैं? 15 साल या 10 साल? 10 साल। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस इंटेंजिबल एसेट को आप अमोर्टाइज करें कितने साल पर? 10 साल पर। दैट्स ऑल। कोई मुश्किल बात तो नहीं है, आसान बात है। रिस्पॉन्स है बेटा। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। बट लगा दिया ना, बट मे बी शॉर्टर डिपेंडिंग ऑन द पीरियड ओवर विच द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू यूज द एसेट। हाँ, यूजफुल लाइफ कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड से कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। क्या मिसाल है इसकी? यही वाली एग्जांपल लेते हैं। आपको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया 10 साल का फिशिंग करने का, लेकिन आपका अंदाजा ये कहता है कि यहाँ पर जो फिशेज हैं वो ज्यादा में ज्यादा 8 साल तक एग्जिस्ट करेंगे। 8 साल के बाद यानी इस तालाब में, या इस क्या कहते हैं, तालाब क्या बोले, इस दरिया में, इस समंदर में फिशेस खत्म हो जाएंगे। तो अब आप मुझे बताइए, भले लाइसेंस आपको 10 साल का मिला हो, आप फिशिंग कब तक कर सकते हैं? 8 साल तक। तो बताइए, इस केस में आप कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड को यूजफुल लाइफ मानेंगे या शॉर्टर पीरियड को यूजफुल लाइफ मानेंगे? शॉर्टर पीरियड को। मतलब इस केस में आपको इंटेंजिबल एसेट को अमोर्टाइज कितने साल पे करना चाहिए? 8 साल पे करना चाहिए। तो क्या आपको दोनों सिनेरियो समझ में आ गया बेटा? जवाब दीजिए। बेहतरीन, आगे बात करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद if the contractual or other legal rights are conveyed for a limited term that can be renewed। अगर आपको लाइसेंस मिला है 5 साल के लिए और वो रिन्यू हो सकता है मजीद 5 साल के लिए। यस, अगर आपको लाइसेंस मिला है 5 साल के लिए और वो रिन्यू हो सकता है मजीद 5 साल के लिए, तो 5 और 5 कितने होते हैं? 10। अब सवाल यह है कि क्या आप इसको रिन्यू अगर करवा लेते हैं तो फिर आपके लिए टोटल ड्यूरेशन 10 बन जाएगा। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर आपके पास किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट में रिन्यूअल ऑप्शन हो, रिन्यू करने का ऑप्शन हो, तो क्या आप रिन्यूअल पीरियड को यूजफुल लाइफ का पार्ट बनाएंगे? मतलब सवाल क्या है कि जो लाइसेंस आपने एक्वायर किया उसको आप 5 साल पे अमोर्टाइज करें या 5 + 5 रिन्यूअल पीरियड मिलाकर उसको 10 साल पे अमोर्टाइज करें। इस बारे में स्टैंडर्ड क्या बोलता है? तो लिखा हुआ क्या है, इफ द कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट्स आर कन्वेड फॉर अ लिमिटेड टर्म दैट कैन बी रिन्यूड, the useful life of the intangible asset shall include renewal period or periods, renewal period or periods only if there is evidence to support renewal by the entity without significant cost। बस शर्त ये कि लाइसेंस रिन्यू करने के लिए आपको कोई सिग्निफिकेंट कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ेगी। द यूजफुल लाइफ ऑफ द रीअक्वायर्ड राइट, ये एक अलग बात यहाँ पे हो रही है, एज एन इंटेंजिबल एसेट इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इज द रिमेनिंग कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड ऑफ द
कॉन्ट्रैक्ट इन विद द राइट वाज ग्रांटेड एंड शैल नॉट इंक्लूड रिन्यूअल पीरियड। तो इस बात को मैं अलग से एक्सप्लेन करता हूं, पहले जरा पिछली बात के ऊपर बात कर ले। अच्छा, बड़ी सिंपल सी बात है। फर्ज करें आपने फिशिंग लाइसेंस एक्वायर किया, तवज्जो, आपने फिशिंग लाइसेंस एक्वायर किया 10 लाख रुपए का, और ये 10 लाख रुपए खर्च करके आपको 5 साल के लिए राइट ऑफ फिशिंग मिल गया, यस और नो? और अगर क्वेश्चन आगे कुछ नहीं बोलता तो आप इसको कितने बार अमोर्टाइज करेंगे? 5 साल पर। क्वेश्चन बोलता है फिशेज अवेलेबल होंगी 12 साल तक, लेकिन आपको लाइसेंस मिला है 5 साल तक, तो बताइए जरा आप कितने बार अमोर्टाइज करेंगे? अब भी 5 साल पे करेंगे, बेहतरीन, जबरदस्त। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कहता है कि आपको इस लाइसेंस को मजीद 5 साल पर, मजीद 5 साल के लिए हासिल करने का ऑप्शन भी दिया गया है 5 साल के एंड पर। यानी पहले 5 साल गुजारने के बाद आप उसको अगले 5 साल के लिए रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? और वो रिन्यू करने के लिए जो आपकी कॉस्ट होगी, वो कॉस्ट क्या होगी? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए और दें, 10 लाख के लाइसेंस को 5 साल के लिए और रिन्यू करवा लें। तो बताइए ये कॉस्ट सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट है? इनसिग्निफिकेंट है। अब इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट की वजह से आपकी इंटेंशन होगी रिन्यू करने की, और क्योंकि मछलियां आपको दिख रही हैं 12 साल तक तालाब में, या क्या कहते हैं उसमें, समंदर में, दरिया में, तो आपकी इंटेंशन भी होगी। क्या कहते हैं बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। तो इसका मतलब अगर कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट है और आपकी रिन्यू करने की इंटेंशन है, तो फर्स्ट टाइम जब आपने लाइसेंस एक्वायर किया है उसी वक्त आप उसकी यूजफुल है 5 साल ना लें, बल्कि कितनी लें? 10 साल लें। और उस 10 लाख रुपए को इनिशियली कितने पर अमोर्टाइज करें? 10 साल पर। सही है? जवाब दें। अच्छा जी, ओके। अब आप मुझे बताइए सिनेरियो नंबर 2। लाइसेंस की कॉस्ट 10 लाख रुपए, आपने 5 साल के लिए एक्वायर कर लिया। लाइसेंस को री एक्वायर करने की जो कॉस्ट है वो है 5 लाख रुपए अगले 5 साल के। ये सिग्निफिकेंट है इनसिग्निफिकेंट है? सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब क्या है कि भले अब आपकी इंटेंशन भी हो उसको रिक्वायर करने की, तो आप जो शुरू वाले 10 लाख रुपए हैं उसको आप 5 साल पे अमोर्टाइज करें। क्लियर? और जब आप उसको 5 साल के एंड पे रिन्यू कर लें, तो फिर जो 5 लाख रुपए आपने फर्दर खर्च किए हैं उसको दोबारा कैपिटलाइज करें और मजीद 5 साल पे अमोर्टाइज कर दें। यस और नो? तो इसका मतलब ये हुआ कि रिन्यूअल करने के लिए आपका इंटेंशन भी होना जरूरी है, और आपका इंटेंशन कब होगा? जब इकोनॉमिक बेनिफिट आपको दिखेगा। अगर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दिखेगा तो आपको इंटेंशन नहीं होगा। और नंबर 2, आपके लिए जो कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए? इनसिग्निफिकेंट होनी चाहिए, रिन्यूअल कॉस्ट। सारी बातें क्लियर है बेटा यहाँ तक सब लोगों को? आप लोगों को बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। ओके। अच्छा, अब एक बात समझिए जरा। एक होता है परपीचुअल रिन्यूअल, लगातार रिन्यू कर लेना। देखें, बाज दफा इनटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ इनडेफिनिट क्यों हो जाती है? मिसाल के तौर पर आप एक टेलीविजन चैनल है, आपने बतौर टेलीविजन ऑपरेट करने के लिए पैमरा से लिया है लाइसेंस। तो फर्स्ट टाइम तो आपने अच्छी खासी तगड़ी किस्म की क्या कर दी? लाइसेंस फी पे कर दी। यस और नो? रिस्पॉन्स। उसके बाद ये लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा सब्जेक्ट टू व्हाट? पैमरा रूल्स। पैमरा रूल्स मतलब अगर आपने 5 साल के अंदर पैमरा के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया होगा, आपका ऑडिट होगा, ऑडिट होने के बाद आप एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे, रिपोर्ट के साथ आप एक इनसिग्निफिकेंट अमाउंट देंगे, ये लाइसेंस आपको अगले 5 साल के रिन्यू हो जाएगा। फिर इस तरह होगा हर 5 साल बाद, हर 3 साल बाद, जो भी पॉलिसी हो गवर्नमेंट की। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न है और आप पैमरा के रूल्स को वायलेट नहीं करते, तो ये परपीचुअल वे में रिन्यू होता रहेगा और आपकी इंटेंशन भी होगी रिन्यू करने की। यस और नो?
रिस्पॉन्स दें। तो ये जो रिन्यूअल है, लगातार रिन्यूअल है, ये कब तक होगा ये हम डिफाइन कर सकते हैं। 5 साल, फिर अगले 5 साल, फिर उससे अगले 5 साल। तो इट मीन्स हम रिन्यूअल करते रहेंगे और ये रिन्यूअल होता रहेगा, और हर बार रिन्यूअल करने की कॉस्ट क्या होगी, इनसिग्निफिकेंट होगी, और हम पैमरा के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते रहेंगे, और हमारी इंटेंशन भी होगी रिन्यू करने की। इसका मतलब हर बार रिन्यू करते रहेंगे, तो ये कहां पर कहानी एंड होगी, हम तो डिफाइन नहीं कर सकते इस बात को। तो जो कंटिन्यूअस रिन्यूअल है वो क्या कर देगा, वो इनटेंजिबल एसेट की लाइफ को इनडेफिनेट बना देगा। सही या नहीं, बोले बेटा, रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स है बेटा। कंटिन्यूअस रिन्यूअल जो है वो क्या कर देगा, इनटेंजिबल एसेट की लाइफ को क्या बना देगा, इनडेफिनेट बना देगा। और जब लाइफ इंडेफिनेट हो गई तो फिर आप क्या करेंगे कि आप उसको अमोर्टाइज कर पाएंगे। लेकिन फिर आप क्या करेंगे, हर साल के एंड पे उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसका नाम क्या है, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। बोलिए, ये सारी बातें याद है ना आपको। तो बाज दफा कंटिन्यूअस रिन्यूअल क्या करता है, इनटेंजिबल एसेट की लाइफ को इनडेफिनेट बना देता है। बोले बेटा, बोले, रिस्पॉन्स दें, रिस्पॉन्स दें। बात समझ में आती है? अच्छा जी, ओके, सही है, यहां तक क्लियर। तो रिन्यूअल ऑप्शन कब कंसीडर करना है, कब कंसीडर नहीं करना है, ये बात क्लियर है सबको। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, द यूजफुल लाइफ ऑफ अ रीअक्वायर्ड राइट recognized as an intangible asset in business combination। एंटिटी ए ने लाइसेंस लिया हुआ था, उसके बाद रिन्यूअल ऑप्शन था, आपने उस एंटिटी ए को एक्वायर कर लिया बिजनेस कॉम्बिनेशन में, उसका लाइसेंस आपके पास आ गया। तो फिर अगर आपने लाइसेंस एक्वायर कर लिया बिजनेस कॉम्बिनेशन में, तो फिर आप उस लाइसेंस को अमोर्टाइज करें, उसके रिमेनिंग कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड पर आप उसमें रिन्यूअल कंसीडर ना करें। ठीक है, आप उसको रिमेनिंग कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड पे अमोर्टाइज कर दें। तो इसका मतलब क्या है, दो बातें हो गई ना, यानी कि जिसने कॉन्ट्रेक्चुअल राइट एक्वायर किया है बिजनेस कॉम्बिनेशन में, वो तो रिन्यूअल ऑप्शन इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट काम आ सकता है कहां पर, कंसोलिडेशन में। तो अगर कंसोलिडेशन में कोई सवाल आपके पास आ जाए ऐसा जिसमें ये लिखा हुआ आ गया कि भाई आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक लाइसेंस एक्वायर किया है, उसकी रिमेनिंग लाइफ 4 साल है, लेकिन आपके पास उसको 4 साल के एंड पर अगले 5 साल के लिए रिन्यू करने का ऑप्शन है विदाउट सिग्निफिकेंट कॉस्ट। तो अब आप इस केस में 9 साल कंसीडर करेंगे या 4 साल कंसीडर करेंगे, क्योंकि आपने एक्वायर किया बिजनेस कॉम्बिनेशन। इस केस में आप 4 साल ही कंसीडर करेंगे। तो ये पूरा सिनेरियो आपके सामने है, ये पैराग्राफ क्या डिस्कस कर रहा है ये आपके सामने मैंने रख दिया। हाँ मतलब 4 साल में पूरा पूरा अमोर्टाइज हो जाएगा, लेकिन ये बिजनेस, ये लास्ट लाइन है यहां से, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए। फिर पढ़ दूं, the useful life of a reacquired right recognized as an intangible asset in a business combination is the remaining contractual period of the contract in which the right was acquired and shall not include renewal periods। ठीक है जी, बात समझ में आ गई सब लोगों को? अब चलें, अब एक छोटा सवाल करते हैं, फिर उसके बाद एक तफसीली सवाल की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी,
हाँ भाई, सवाल आपके सामने है, पढ़ें जरा सब लोग। रिन्यूएबल राइट्स के ऊपर सवाल है। एस लिमिटेड परचेज अ 5-year फिशिंग लाइसेंस फॉर ₹100,000। यस और नो? रिस्पॉन्स जवाब दें बेटा, जवाब दें, रिस्पॉन्स दें। ₹1,00,000 का फिशिंग लाइसेंस हासिल किया, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। The company expects to renew the license at the end of 5 years for a further 5 years। और 5 साल के एंड में अगले 5 साल के लिए आपके पास रिन्यूअल ऑप्शन है। परपिचुअल होगा तो फिर अगले 5 साल में फिर होगा, फिर उससे अगले 5 साल में फिर होगा। परपिचुअल नहीं है, बस एक वन टाइम ऑप्शन है। तो मैक्सिमम यहाँ पर लाइफ कितनी हो सकती है? 10 साल हो सकती है। यस और नो? The government has indicated that they will re-grant the license to AC Limited. Required, discuss the number of years over which the license should be amortized, assuming that the cost of the renewal is 100 रुपए। 100 रुपए दो और अगले 5 साल के रिन्यू करवा लो, 99,000 रुपीज। तकरीबन इससे ₹1,000 कम दो और रिन्यू करवा लो। चलो भाई बताओ। तो केस ए में यूजफुल लाइफ क्या है? सॉरी, केस ए में क्या कहते हैं जनाब, रिन्यूअल कॉस्ट जो है वो क्या है? इनसिग्निफिकेंट है। तो अगर हमारे लिए रिन्यू करना फायदेमंद है और अगले 5 साल में भी हम उससे इकोनॉमिक बेनिफिट ले पाएंगे और उसका इकोनॉमिक बेनिफिट बचा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यार 100 रुपए खर्च करके लाइसेंस को रिन्यू करवाने में कोई हर्ज नहीं। क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स दें, जवाब दें सब लोग। तो केस ए में कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट है, तो देयरफॉर यूजफुल लाइफ विल बी व्हाट? यूजफुल लाइफ शैल इंक्लूड रिन्यूअल पीरियड ऑफ 5 years। इट मींस दैट टोटल यूजफुल लाइफ क्या हो जाएगी? 10 साल हो जाएगी। तो इस 1,00,000 रुपए को आप कितने पे अमोर्टाइज करेंगे? 10 साल पे करेंगे। यस और नो? रिस्पॉन्स है। और सेकंड केस में क्योंकि रिन्यूअल कॉस्ट जो है वो क्या है? सिग्निफिकेंट है, तो फिर अब क्या होगा बेटा? अब क्या होगा? अब लाइसेंस इस केस में 5 साल पे ही अमोर्टाइज होगा, और जब अगले 5 साल के स्टार्ट पर आप क्या करोगे? 99,000 रुपीज खर्च करोगे, तो ये अलग से कैपिटलाइज होंगे और ये अलग से 5 साल पे क्या हो जाएंगे? अमोर्टाइज हो जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर? कोई मसला यहाँ तक बेटा? वो तो बताइए। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो आपके सामने आ गया सिनेरियो। ठीक है बेटा, अब क्या लिखा हुआ आ गया? पैराग्राफ नंबर 97। क्या है भाई? अमोर्टाइजेशन एंड पीरियड ऑफ अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन पीरियड एंड मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन। ठीक है ना? पढ़ें इसको। तो इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू किसके बराबर है? कहेंगे इसको डेप्रिसिएबल अमाउंट, लेकिन जो इंटेंजिबल एसेट की सिस्टमैटिक एलोकेशन उसको क्या बोलेंगे? अमोर्टाइजेशन। The depreciable amount of an intangible asset with a finite useful life shall be allocated on a systematic basis over its useful life। अमोर्टाइज सिर्फ वही इंटेंजिबल एसेट होगा जिसकी लाइफ फाइनाइट है। वो इंटेंजिबल एसेट जिसकी लाइफ इनडेफिनिट है वो अमोर्टाइज नहीं होगा। Amortization shall begin when the asset is available for use, that is when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management। Amortization shall cease at the earlier of the date
द एसेट इज क्लासिफाइड हेल्ड फॉर सेल। ठीक है जी, ये अब IFRS 15 आप पर एप्लीकेबल नहीं है। बाज दफा एसेट जो है वो हेल्ड फॉर सेल डिक्लेयर हो जाता है अपनी लाइफ पूरा करने से पहले पहले, तो यानी वो डिस्पोजल ग्रुप का पार्ट बन जाता है। जो एसेट डिस्पोजल ग्रुप का पार्ट बन गया है उसको आप अमोर्टाइज नहीं करेंगे, उसको आप इनटेंजिबल एसेट से एसेट हेल्ड फॉर सेल यानी IFRS 5 के तहत क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे आप। खैर ये अब इशू आपका मसला नहीं है। The amortization method used shall reflect the pattern in which the assets future economic benefits are expected to be consumed by the entity। वही बात है कि amortization pattern जो होना चाहिए वो रिफ्लेक्ट करे आपकी कंजम्पशन को। अगर हर साल आप बराबर किस्म का इकोनॉमिक बेनिफिट लेते हैं तो आप उसको अमोर्टाइज करें स्ट्रेट लाइन पर। अगर आप पहले साल ज्यादा लेंगे अगले साल और इसको कम यूज करेंगे, मतलब कंजम्पशन कम होगी। तो अगर कंजम्पशन पैटर्न डिक्लाइन कर रहा है तो आप कौन सा मेथड यूज करें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये सारी बातें आपको I60 में समझाई गई हैं बेटा। तो इफ द पैटर्न कैन नॉट बी डिटरमाइन, अगर आप पैटर्न डिटरमाइन नहीं कर पा रहे तो फिर क्या करें, स्ट्रेट लाइन यूज करें। द अमोर्टाइजेशन चार्ज फॉर ईच पीरियड शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को आप चार्ज करें प्रॉफिट लॉस अकाउंट, अनलेस दिस और अनदर स्टैंडर्ड परमिट्स और रिक्वायर्स इट टू बी इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ अनदर एसेट। या फिर अमोर्टाइजेशन को किसी और एसेट का कॉस्ट का पार्ट बना दें अगर वो इंटेंजिबल एसेट किसी और एसेट को कंस्ट्रक्ट या डेवलप करने में इस्तेमाल हो रहा है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो हम एग्जांपल ले चुके हैं आपके सामने। पेटेंट आपने एक्वायर कर लिया ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो पेटेंट की जो अमोर्टाइजेशन होगी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के दौरान, अगर डेवलपमेंट का क्राइटेरिया मैट हो चुका है तो फिर वो पेटेंट की अमोर्टाइजेशन जो है वो डेवलपमेंट कॉस्ट में क्या हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। यस और बताइए आप लोग, रिस्पॉन्स दीजिए। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आती है बेटा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं मैं आपसे। A variety of amortization methods can be used to allocate depreciable amount of an asset on a systematic basis over its useful life. These methods include a straight line method, diminishing balance method, units of production method. The method used is selected on the basis of expected pattern of consumption of the expected future economic benefits embodied in the asset and is applied consistently from period to period unless there is a change in expected pattern of consumption of those future economic benefit। तो पैराग्राफ 98 दो बातें कर रहा है। एक बात ये कर रहा है कि आप एसेट का अमोर्टाइजेशन मेथड डिसाइड करें उसके पैटर्न ऑफ कंजम्पशन बेसिस पर। नंबर 1, इससे पीछे बात हो चुकी है, अगर आप उस कंजम्पशन पैटर्न को डिटरमाइन ना कर सके तो आप उसको अमोर्टाइज करें स्ट्रेट लाइन पर। नंबर 3, अगर आप कंजम्पशन पैटर्न डिटरमाइन कर चुके हैं तो उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करें, उसी मेथड पे डेप्रिशिएट करते रहें। अनलेस कि अगर आपको फ्यूचर में कंजम्पशन पैटर्न तब्दील होता हुआ दिखाई दे तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन चेंज कर सकते हैं। इतनी सारी बातें समझ में आई बेटा? रिस्पॉन्स कर दें यार। बोले बोले। हाँ भाई, सबको बात समझ में आती है? मैंने समझाई है पैराग्राफ 98 के हवाले से कि 98 क्या बोलना चाह रहा है बेटा। भाई रिस्पॉन्स कर दो बराए मेहरबानी। चलो जी, अब ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आ गया, बस यहाँ पर आके कहानी एंड कर देंगे हम। 98A, देयर इज अ रीब्यूटेबल प्रिजम्पशन। पहले तो इस लफ्ज का मायना बताओ, रीब्यूटेबल प्रिजम्पशन। क्या मायना है इसका? किसी को पता है आप में से? बोलिए। देयर इज अ रीब्यूटेबल प्रिजम्पशन दैट an amortization method that is based on
revenue generated by an activity that includes the use of an intangible asset is inappropriate. यानी इसका आसान तर्जुमा यह है कि रेवेन्यू बेस्ड अमोर्टाइजेशन इज इनअप्रोप्रिएट. दिस इज व्हाट रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन. तो पहले तो समझ लें जरा यार ये रेवेन्यू बेस्ड अमोर्टाइजेशन होती क्या है, इसको समझ लें. ठीक है, कैश फ्लोज हैं भाई. हाँ बेटा, इसकी एग्जांपल दो. ठीक है जी. अच्छा अब जरा देखिएगा, टोटल कीजिएगा. टोटल इसका कितना बनेगा बेटा? टोटल 5 मिलियन बन जाएगा मेरे ख्याल से. इसका इसका टोटल क्या बन जाएगा? 5 मिलियन बन जाएगा. सही है ना बेटा? यस और नो? अब फर्ज कर लें कि आपने लाइसेंस एक्वायर किया है, लाइसेंस की कॉस्ट है 12 लाख रुपए, और वो लाइसेंस के जरिए आप फिशिंग कर पाएंगे, और फिशिंग करने से आप इतना इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे पर ईयर. पहले साल में इतना एक्सपेक्टेड है, दूसरे साल में इतना, तीसरे साल में इतना, यानी 3 साल लाइसेंस की लाइफ है. यस और नो बोलिए. अब रेवेन्यू बेस्ड अमोर्टाइजेशन ये है कि आप अमोर्टाइज करें एसेट को इस रेवेन्यू के प्रपोर्शन से. यानी कि आप क्या करते हैं, आपने लिया 1.5 मिलियन, इसको डिवाइड किया 5 मिलियन से, यानी आपने निकाला 1.5 मिलियन, 5 मिलियन का कितना प्रपोर्शन है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 12 लाख से. बताइए क्या आंसर आता है? बोलिए क्या आंसर आता है? 3,60,000. ठीक है जी. उसके बाद आपने लिया 2.5 मिलियन, इसको डिवाइड कर दिया 5 मिलियन से, मल्टीप्लाई कर दिया 12 लाख से. क्या आंसर आता है आपके पास? 6 लाख. अच्छा उसके बाद आपने क्या किया, 1 मिलियन लिया, डिवाइड कर दिया 5 मिलियन से, मल्टीप्लाई कर दिया किससे? कितने से? 12 लाख से. क्या आंसर आ गया? 2,40,000. इस तरह ये एसेट 3 साल में रेवेन्यू बेस के जरिए क्या हो गया? अमोर्टाइज हो गया. यस और नो? तो जो अभी हमने अमोर्टाइजेशन का तरीका इख्तियार किया है, इसको हम बोलेंगे रेवेन्यू बेस अमोर्टाइजेशन.
रिस्पॉन्स दें प्लीज, रिस्पॉन्स दें, बराए मेहरबानी रिस्पॉन्स दें। इसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू बेस्ड अमोर्टाइजेशन। तो क्या इस तरीके से अमोर्टाइजेशन चार्ज की जा सकती है? सवाल, ये रेवेन्यू बेस्ड अमोर्टाइजेशन है। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है? देयर इज अ रीबूटेबल प्रिजम्पशन दैट an amortization method that is based on revenue generated by an activity that includes the use of intangible asset is inappropriate। तो इस तरीके से amortization कैलकुलेट करना इनअप्रोप्रिएट है, गैर मुनासिब है। अच्छा, यही स्टेटमेंट I-16 में भी मौजूद है। वहां पर लफ्ज इनअप्रोप्रिएट नहीं, वहां पर लफ्ज प्रोहिबिटेड है। I-16 में तो ऐसा करना क्या है? मना है, ऐसा करना हराम है वहां पर। समझे बात को? ऐसा करना मना है वहां पर I-16 में, वहां प्रोहिबिटेड लिखा हुआ है। और यहां पर क्या है? यहां पर लिखा हुआ है इनअप्रोप्रिएट है। अच्छा बेटा, तुम जो टर्म्स में आएगा ना, ऐसा करना मकरूह है, सही बात है, किराहत वाला मामला है। इनअप्रोप्रिएट है, गैर मुनासिब है। ठीक है, समझे बात या नहीं? रिस्पॉन्स है ऐसे ही है ना। लेकिन लफ्ज इसको पढ़ने की, तो रिपीटेबल प्रिजम्पशन मतलब एक अजम्पशन जब तक कि उसको गलत साबित ना कर दिया जाए। समझेगा तेरा बात को? मतलब कोर्ट में जो भी शख्स पेश होगा, जिस पे चार्ज होगा, कोर्ट में जो भी शख्स पेश होगा उस पर चार्ज होगा। चार्ज मतलब उस पर कोई इल्जाम होगा, तो उसको आप मुजरिम नहीं बोलेंगे, मुल्जिम बोलेंगे। कोर्ट की नजरों में वो क्या है? इनोसेंट है, अनलेस प्रूव्ड गिल्टी। देयर इज अ रीबूटेबल प्रिजम्पशन दैट एवरी डिफेंडेंट इज व्हाट? इनोसेंट। यानी कोर्ट की नजरों में हर डिफेंडेंट जो है वो इनोसेंट है, जब तक कि उसको गिल्टी प्रूव ना कर दिया जाए। यस और नो? इसका मतलब क्या है? रेवेन्यू बेस्ड अमोर्टाइजेशन इनअप्रोप्रिएट है जब तक कि उसको अप्रोप्रिएट प्रूव ना कर दिया जाए। उस समझे बात को? रेवेन्यू बेस्ड अमोर्टाइजेशन इनअप्रोप्रिएट है जब तक कि उसको अप्रोप्रिएट प्रूव ना कर दिया जाए। ठीक है जी। तो कहता क्या है भाई, ये यहाँ पे अल्फाज आ गए, दिस प्रिजम्पशन कैन बी ओवरकम, यानी कि इस प्रिजम्पशन को ओवरकम कर दिया जाएगा, यानी प्रूफ कर दिया जाएगा कि अप्रोप्रिएट है, ओनली इन द लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस in which the intangible asset is expressed as a measure of revenue as described in paragraph 98C. Or number B, when it can be demonstrated that revenue and consumption of economic benefit of intangible asset are highly correlated. तो ये वो दो सिचुएशन है जिनकी बेस पर आप रेवेन्यू बेस्ड अमोर्टाइजेशन को एप्रोप्रिएट मान सकते हैं। ठीक है जी। अब 98C क्या है भाई? ये 98C जो है ये बताता है कि भाई कब ऐसा होगा? in the circumstances in which predominant limiting factor that is inherent in the intangible asset is the achievement of revenue threshold। अब समझना जरा बात को। जब आपको लाइसेंस मिले और उस लाइसेंस की यूजफुल लाइफ जो हो वो बेटा ईयर्स में डिफाइन ना हो, वो किसी माइलस्टोन में डिफाइन हो। माइलस्टोन फॉर एग्जांपल, आपको हाईवे पर टोल टैक्स कलेक्ट करने का लाइसेंस मिला है। रिस्पॉन्स है, आपको हाईवे पे टोल टैक्स कलेक्ट करने का लाइसेंस मिला है। आपने वो लाइसेंस लिया है 10 करोड़ का, 10 करोड़ गवर्नमेंट को दिया और लाइसेंस ले लिया। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई ये लाइसेंस उस वक्त तक आपके पास रहेगा जब तक कि आप टोल टैक्स कलेक्ट करके 1 अरब रुपए जमा नहीं कर लेते। जिस दिन आपका 1 अरब रुपए का माइलस्टोन कंप्लीट हो गया उस दिन ये लाइसेंस मनसूख हो जाएगा। या तो आप इसको रिन्यू करवाएं या आप हमारी जान छोड़ के जाएं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी यहां पर यूजफुल लाइफ डिफाइन ही इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू हो रही है, माइलस्टोन हो रही है।
यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। तो इस तरह की सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं बेटा, फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, रेवेन्यू बेस्ड अमोर्टाइजेशन क्या हो जाएगी, एप्रोप्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा सारी बातें आपको समझ आई होंगी और सारी बातें आपने अच्छी तरह दिमाग में बिठाई होंगी। तो चाहे तो आप इन एग्जाम्पल्स को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर ये इजाफी बातें सारी की सारी जो मेन मेन पैराग्राफ है मैंने आपके सामने वो रख दी हैं। अभी पैराग्राफ 107 आ गया, एन इनटेंजिबल एसेट विद एन इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ शैल नॉट बी अमोर्टाइज। ये बात हो चुकी है हमारी पहले ही बेटा। रिस्पॉन्स दें बेटा, रिस्पॉन्स दें, रिस्पॉन्स दें, रिस्पॉन्स दें। ये बात कर ली हमने। 108 क्या कहता है, इन अकॉर्डेंस विद IS 36 एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू टेस्ट द इंटेंजिबल एसेट विद इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ फॉर इम्पेयरमेंट बाय कंपेयरिंग its recoverable amount with its carrying amount annually and whenever there is indication the intangible asset may be impaired। यानी आप हर साल उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे बगैर किसी इंडिकेशन के, और जब इंडिकेशन होगी तब तो ऑब्वियसली करेंगे ही ना। ए बोल रहा है विदाउट इंडिकेशन, बी बोल रहा है ऑब्वियसली इंडिकेशन है, तो करनी पड़ेगी आपको इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। और इम्पेयरमेंट टेस्टिंग क्या होती है, रिकवरेबल अमाउंट का कैरिंग अमाउंट से मैच करना। यस और नो, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, the useful life of intangible asset that is not being amortized shall be reviewed each period to determine whether events and circumstances continue to support the indefinite useful life assessment for that asset। मतलब हर साल ये भी देखें कहीं जो हमारी assumption है जिसकी बिना पर हमने लाइफ को इनडेफिनेट अज्यूम किया है, कहीं वो assumption अब खत्म तो नहीं हो रही, और कहीं लाइफ इनडेफिनेट से फाइनाइट तो नहीं हो गई। तो अगर लाइफ इनडेफिनेट से क्या हो चुकी है, फाइनेंस हो चुकी है, तो फाइनाइट हो चुकी है, तो आप क्या करें, फिर उसको आप अमोर्टाइज करना शुरू कर दें उस डेट से। तो अगर किसी भी ब्रांड की किसी भी इंटेंजिबल एसेट की लाइफ कल तक क्या थी, इनडेफिनेट थी, आप उसको अमोर्टाइज नहीं कर रहे थे, अब सर्कमस्टेंसेस ऐसे डेवलप हो गए जिसकी बिना पर लाइफ क्या हो गई, उसकी डेफिनेट हो गई, तो क्या करना पड़ेगा आप उसको, अब आज की डेट से फिर वो अमोर्टाइज होना शुरू हो जाएगा बेटा। रिस्पॉन्स दें। ठीक है ना, तो ये तमाम बातें आपके सामने हैं, और ये बातें मैं पहले भी आपसे कर चुका हूं वर्बली, सारा डिस्कशन आपसे कर चुका हूं। ठीक है, तमाम बातें आपसे हो चुकी हैं। तो रिकवरेबल, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस भी हमें आता है, एसेट को डिस्पोज ऑफ करना भी हमें आता है, गेन और लॉसेस वर्कआउट करना भी हमें आते हैं डिस्पोजल वाले केस में। तो ये सारी बातें IAS 16 से ही कनेक्ट होती हैं, और ये सारी बातें आप जानते हैं। और फिर वो नोट्स क्या है, वही ओपनिंग कैरिंग अमाउंट को क्लोजिंग कैरिंग, जिस तरह प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट बनता है वैसे ही इंटेंजिबल एसेट का भी नोट बनता है। ओपनिंग कॉस्ट लेस ओपनिंग एक्यूमुलेशन, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट, एडिशन, डिस्पोजल्स, अमोर्टाइजेशन, इम्पेयरमेंट, रीवैल्यूएशन, वैसे ही क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट, उसको रिकंसाइल कर देंगे। मतलब ये सब बातें आपके सामने, और इसका नोट वैसे बन जाएगा, आप फिक्र ना करें, इसका नोट है पास पेपर्स के अंदर तो वो बन ही जाएगा। और अगर आपको IAS 16 का नोट बनाना आता है तो फिर आपके लिए इनटेंजिबल एसेट का नोट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कहेंगे आप सब लोग, आती है बात समझ में बेटा? रिस्पॉन्स हो। चलो भाई, अब ICAP ने बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बनाया पास पेपर का। इस क्वेश्चन में ICAP ने ये पैराग्राफ जो हमने 94 पढ़ा, ये भी इसमें आ गया, और जो रीवैल्यूएशन के मुतालिक पैराग्राफ पढ़े थे हमने,
ये भी इसमें आ गया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ के सॉल्व करने की जरूरत है। मेन चीज क्या है इसमें, आई के अपने इंफॉर्मेशन छुपा के रखी हुई है, वो छुपी हुई इंफॉर्मेशन इसने क्या कर ली, पिक कर ली, वो कामयाब हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। क्या कहते हैं, सनशाइन लिमिटेड क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन, 4 लाइसेंस हैं, ABCD, कॉस्ट ऑफ लाइसेंस है, इन सबके एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट है, इन सबकी एक्टिव मार्केट फेयर मार्केट वैल्यू है, इन सबकी रिन्यूअल कॉस्ट दी हुई है। तो क्या करना है, यूजफुल लाइफ डिटरमाइन करनी है, अमोर्टाइज करना है और रीवैल्यू भी करना है। ये सब कुछ इसमें मौजूद है और बताना है कि ईयर एंड पर क्या अमाउंट अपीयर होगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सारे पैराग्राफ जो हमने पिछली क्लास और इस क्लास में डिस्कस किए हैं वो कवर हो रहे हैं इसके अंदर। यस और नो बेटा बोलिए, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बताइए। बिल्कुल सेल्फ प्रैक्टिस करें, इसलिए तो दिया क्वेश्चन। ठीक है, तो ओके इंशाल्लाह बेटा, ये आप क्या करें, इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके बताएं मुझे। बाकी अब क्या करें, आप कोशिश करें कि यार बाकी चीजें भी निपटाएं। ये सारे क्वेश्चन हैं, अपनी तरफ से क्या करें आप, क्योंकि आपको बेसिक ये नोट्स का एक नोट्स का क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगा आपको। बाकी ये है कि ये सिचुएशन है राइजन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी इसमें एलिमेंट मौजूद है। जॉक भी एक क्वेश्चन अच्छा है, इसके अलावा ये ब्रुकलेन के नाम से क्वेश्चन है, टोबी के नाम से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जरा सॉल्व करना शुरू कर दें बेटा, करेंगे स्टार्ट बेटा, लाजमी रिस्पॉन्स प्लीज। चलेंगे फिर मैं इसको यहाँ पर एंड करता हूँ फिल वक्त, इंशाल्लाह बाकी बातें आपसे अगली क्लास में करूंगा। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन जरा अलग तरीके से, तो आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है ना, ये आप करें, इसमें एक बड़ी छुपी हुई इंफॉर्मेशन है, आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। आई कि आपकी चालाकी आपको देखने को मिलेंगी इस क्वेश्चन। इन्फॉर्मेशन उसने ऐसी जगह छुपाई हुई है कि आपकी नजरों से ओझल हो जाएगी, मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ इस बात। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कीजिएगा, बाकी बातें आपसे होंगी अगली क्लास में। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।